करते हैं आज के सेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं दावा का पाकिस्तान में टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान में दावा का टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। और बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स और कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं मेरे पास। उसमें ये होती है, सबसे पहले जो है ना, उसको हम अब जो है रिजॉल्व, एक कुछ चीज़ों को तो हम एक्सपीरियंस से करते हैं, कुछ चीज़ों को लॉजिकली तरीके से हम जो है इनेबल करते हैं। ठीक है, तो आज जो है जो मैं चीज़ें लेके आया हूँ आपके पास, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें तो लॉजिकली ठीक होंगी, बहुत सारों को जो है हम ठीक करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ा के करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इंडस्ट्री, सीसीटीवी इंडस्ट्री में सबसे जो मेन, जो सबसे पहला जो जिस चीज़ को मैं रैंक करता हूँ वो है कि कस्टमर जो है 2 मेगापिक्सल ले या 4 मेगापिक्सल ले या 6 मेगापिक्सल ले या 8 मेगापिक्सल, फेस नहीं डिटेक्ट हो रहा। ये एक कॉमन जो है आप लोगों को एक कंप्लेन आती है कि यार फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो हमेशा याद रखें कि यू कैन नेवर एक्सपेक्ट वन कैमरा टू डू एवरीथिंग, फेस डिटेक्ट भी करे और आपका बंदा पहचाना जाए। इसकी जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स के साथ इसका ताल्लुक है। सिर्फ ये नहीं कि आपके जो कैमरा 2 मेगापिक्सल या 4 मेगापिक्सल आप जो लगा रहे हैं उससे जो है आपका जो है ये फेस डिटेक्शन या फेस रिकग्निशन के लिए ये कैमरा यूज़ हो सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये अगर अजम्पशन है तो बहुत ही गलत अजम्पशन है। ठीक है, हर कैमरे की एक एप्लीकेशन होती है। इसी तरह फेस रिकग्निशन या फेस डिटेक्शन भी एक एप्लीकेशन है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कैमरा किस पोजीशन पे लग रहा है, एंट्री एग्जिट है, लाइटनिंग कंडीशन कैसी है वहां की। ठीक है, इसी तरह जो है हाइट कितनी होगी कैमरे की, एंगल कितना होगा। तो ये एक्सपेक्ट करना कैमरे से कि नॉर्मल जो लगा हुआ कैमरा उससे आपको फेस भी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह नजर आ जाए, चाहे जितना मर्जी आपको कैमरा जो है क्लियर नजर आए। लेकिन जो है ये कैमरे की जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में जो है डिफरेंट चीजें जो है आपको नोट डाउन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हर कैमरे से ये एक्सपेक्ट करना कि गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ लेगा या फेस रीड कर लेगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपको फेस डिटेक्ट करवाना है तो फेस डिटेक्शन वाला सोल्यूशन लगा सकते हैं आप। इसी तरह अगर रिकग्नाइज करवाना है किसी चीज को तो उसके लिए थोड़ी सी रेजोल्यूशन भी अच्छी लगाएंगे और सोल्यूशन भी प्रॉपर होगा। ठीक है, नॉर्मल कैमरे से ये पॉसिबल नहीं होता और कैमरे से एक्सपेक्ट करना ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन कस्टमर से जब बढ़ जाती है चीजों की, तो वो हमसे बहुत चीजें एक्सपेक्ट मजीद भी करने लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप 4 मेगापिक्सल लगा रहे हैं एंट्री एग्जिट पे, तो वो जनरल सर्वेलेंस पर्पस के लिए लगा रहे हैं, ना कि आप जो है फेस रीड के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने रिकग्नाइज या डिटेक्ट करवाना है फेस, तो उसके लिए अलग से कैमरास मौजूद हैं, आपके पास सोल्यूशन मौजूद है उसका। ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखा करें, जिस चीज की एप्लीकेशन है उस चीज का कैमरा जो है अब अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली मिस्टेक मैंने आपको बताई कि ये एक्सपेक्ट करना कैमरे से कि जो है कैमरा जो है आपका फेस भी डिटेक्ट कर सकता है, नॉर्मल कैमरा जैसे लाइट सीरीज का एंट्री लेवल का 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल। तो ये इस वजह से अगर लगा रहे हैं कि ये फेस रीड कर लेगा या फेस रिकग्नाइज कर लेगा, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर करती हैं। मैंने जैसे बताया, हाइट होती है उसकी कैमरे की, लाइटनिंग कंडीशन होती है उसकी कैमरे की। ठीक है, इसके अलावा वो कहाँ लग रहा है, किस पोजिशन पे लग रहा है, ये भी मैटर करती है चीज़ आज। ठीक है, अच्छा, अब जो है फेस डिटेक्शन वाला कैमरा भी अवेलेबल है, जिसमें जो है ये एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन बेस्ड कैमराज और ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे फेस डिटेक्शन वाला कैमरा अवेलेबल है, यू कैन फाइंड फेस रिकग्निशन वाला कैमरा अवेलेबल है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कैमरे को अगर पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं सीन के, तो आप एनवीआर बेस्ड सोल्यूशन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन आज के दौर में अवेलेबल होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बड़ी मिस्टेक, इमेज इन्हांसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। कहते, मुझे बहुत दफा लोग कहते हैं कि जी हमारे पास जो है ना रिकॉर्डिंग है, एक बंदा जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन जो है उसकी इमेज में पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। क्या हम इस पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं? नहीं, इमेज इन्हांसमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फोरेंसिक टूल्स होते हैं कुछ, लेकिन उनकी एक्सेस थोड़ी सी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि वो सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इस तरह की जो है ना टीम्स के पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल यूज़ की जो चीज़ें हैं उसमें आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इमेज इन्हांसमेंट अब लोगों ने देखी होती है फिल्में, हॉलीवुड की फिल्मों में जो है ब्लर इमेज को वो क्लियर किस तरह से कर सकते हैं, कर देते हैं आपको, वो सारी एडिटिंग के जरिए करते हैं। ठीक है, और वो फिल्म जो है एक मफरूजा, एक जो है एक स्टोरी बिल्ड करने के लिए इस तरह की काम किया जाता है। लेकिन कोई ऐसी चीज अवेलेबल मार्केट में नहीं है जो कि एक
ब्लर इमेज को, जो आपके जो पिक्सल्स हैं उसको ब्लर अगर हो और वो कहेंगे जी इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इमेज इन्हेंसमेंट के नाम से कोई चीज़ रियल टाइम में कोई चीज़ नहीं होती ऐसी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी अजम्पशन करना छोड़ दें कि जी अगर आपके पास इमेज ब्लर आ रही है और ऑलरेडी आई हुई है उसको कोई चीज़ क्लियर कर सकते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो हम मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं हम जहां पे कैमरा लगा रहे हैं उसका फील्ड ऑफ व्यू सही नहीं एडजस्ट करते। फील्ड ऑफ व्यू से मुराद है कि जो है ना दीवारें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ऐसी ऐसी जिसकी सीन में जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड हो रही है, और क्या हो रहा है कि स्टोरेज पे इंपैक्ट होता है वो चीजों का, ठीक है। इसी वजह से इसको हम ये करते हैं कि अब हमने स्मार्ट बेस मोशन बेस जो है रिकॉर्डिंग्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप जब एंगल कैमरे का या पोजीशन करते हैं तो इस तरह का एंगल रखें कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको एक व्यू मिलना चाहिए, ऐसा व्यू मिलना चाहिए जिससे जो आपका जो एप्लीकेशन है जो वो पूरी हो जाए। जैसे फेस रिकग्नाइज है, इसमें ये होना चाहिए कि आपका फेस जो है इमेज क्लियरिटी से नजर आना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड क्या है उसका, साइडों पे क्या चीज चल रही है उसके, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आपको हेल्प आउट करती हैं। आपको जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मार्केट में हो जाता है और इंस्टॉलेशन के हवाले से आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, पोजीशनिंग कैमरे की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो है अननेसेसरी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों से आप बचें और रीजन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अपने कैमरा की एडजस्टमेंट किया करें हमेशा, ठीक है। चौथी चीज़ है जो मैं हमेशा देखता भी हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ, केबलिंग। केबलिंग हमेशा स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जब भी आप इंस्टॉलेशन करने लगे पहले उस केबल का पूरा राउट देखें, ठीक है। राउट देखें और अपनी टेक्निकल टीम को अपने साथ सर्वे में जरूर रखें ताकि जो है वो आपको सजेस्ट कर सकें कि केबलिंग हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि केबलिंग भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 600 मीटर पे केबल डाल दें और एक्सपेक्ट करें कि कैमरा जो है बिल्कुल विदाउट डिले लेटेंसी के चलना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि पावर भी जा रही है, पीओई का कंसेप्ट है आजकल, तो उसके ऊपर भी जो है फिर लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं, डिले आना शुरू हो जाता है, लेटेंसी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है, ठीक है। सो ऑलवेज फॉलो स्ट्रक्चर केबलिंग। आपकी स्ट्रक्चर केबल जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा आप उसको जो है राउट से निकालेंगे, तो आप जो है इससे जो है हमेशा याद रखें कि इससे खूबसूरती काम में आती है एक। तो दूसरा ये कि जो है ना गड़मड़ जो चीज़ें होती हैं, आप देखें एक अनस्ट्रक्चर केबल्स होंगी तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी केबल किस चीज़ के लिए है, ठीक है। आपको ये चीज़ भी करने की ज़रूरत होती है कि आप प्रॉपर टैगिंग करें केबलों के ऊपर, ठीक है। मैं एक फनी एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता जाऊँ। एक जगह मैं प्रोजेक्ट में गया तो वहाँ पर केबलों का जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, ठीक है। इंस्टॉलेशन केबल बस लोगों ने जो है ना ऐसे डाली हुई थी जैसे बस कि अभी जो है हम इसको बस सर से उतारने वाली केबलिंग हुई थी। जल्दी होती है ना लोगों को काम खत्म करने की कि हम जब जो है ना काम हम खत्म करें और पैसे लें और भाग जाएं बस, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो है ना अब कैमरा ट्रेस आउट करना था फॉल्टी, ठीक है। तो अब उनका बंदा जो है ना एक एक केबल स्विच से निकाल के जो है ना चेक करता था कि सर वो कौन सा कैमरा बंद हुआ है अब। तो उसको ये भी नहीं पता था कि कौन सा कैमरे की कौन सी केबल है। तो इस चीज़ों से बचना है हमने। ये भी कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। थोड़ा सा पैसे हम जो है खर्च करके जो है अच्छी केबलिंग, अच्छी टैगिंग के साथ हम कर सकते हैं ताकि जो है कल को जो आपने 3 साल 5 साल वहाँ पे उस प्रोजेक्ट पे गुजारनी है तो वो भी आपके लिए ईजी हो, आपकी टीम के लिए ईजी हो, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि जो है हम क्या करते हैं, जो पांचवी मिस्टेक हम करते हैं इंडस्ट्री में वो है कि वेदर प्रूफ रेटिंग कैमरे। अब वेदर प्रूफ रेटिंग कैमरे कौन से होते हैं? IP67 होते हैं। कैमरा आप आउटडोर में लगा देते हैं, अब भर जाता है उसके अंदर पानी। याद रखें कैमरे में पानी जाने का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। फिर कह रहा हूं कि कैमरे में पानी जाने का रास्ता कोई नहीं होता सिवाय एक रास्ते के, वो है उसका कनेक्टर। अब उसके अंदर बॉक्स के अंदर जो है आपकी जो बॉक्स के अंदर जो एक कनेक्टर दिया होता है, वेदर प्रूफ शील्ड दी होती है, उसको भी आप यूज किया करें, ठीक है, ताकि जो है आपकी पानी जाने का रास्ता कहीं से भी ना हो, ठीक है। कैमरे में कोई पानी नहीं जा सकता। IP67 अगर मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है तो उसका मतलब कि उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन है कैमरे में पानी ना जाने की, ठीक है। होता क्या है कि जो है ना अगर कैमरा कोई खोलता है किसी भी वजह से, उसमें ये होता है कि खोलने के बाद जब वो बंद करता है तो वो सही से बंद नहीं होता या उसका रिंग डैमेज हो जाता है वेदर प्रूफ वाला, ठीक है। अब वो जब डैमेज हो जाता है तो पानी वहां से रिसना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और जो है हल नहीं होता। अगर कहीं किसी जगह पर पानी चला गया है कैमरे में तो वो या तो केबल के जरिए रिसता है, जो आपका केबल का कनेक्टर अगर वो सही तौर पे पंच या सही तौर पे जो है ना कनेक्टिव
उसको जो है ना आइसोलेट ना किया गया हो आइसोलेशन टेप के साथ, तो उसके बाद जो है उसके अंदर और कहीं से पानी नहीं जा सकता। ये बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो उसको कंसील करें, और जो है सुपरवाइजर की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो जो है हर चीज़ को वेरीफाई करे, ठीक है। वेरीफाई करेगा तो ज़ाहिर बात है टेक्नीशियंस थोड़ा सा जो है काम ज़रा थोड़ा सा एहतियात से करेंगे, फोकस से करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो है ना बाद में भी फिर हमने करना है, जब सुपरवाइजर ने इसको रिपीट करवाना है। एक दफ़ा रिपीट करवाएंगे, दो दफ़ा रिपीट करेंगे, तीसरी दफ़ा वो गलती दोबारा नहीं करेगा, ठीक है, और कंसील करेगा उसको। मुझे याद है जब हम इंस्टॉलेशन पे जाते थे तो हम पक्का पंचर लगाते थे कनेक्टर के ऊपर, पक्का पंचर लगा के उसके ऊपर फिर टेप करते थे ताकि हमें जो है ना मसला ना हो। हाँ, सिर्फ ये होता था कि 3 साल 4 साल के बाद जब कंप्लेन करने जाते थे तो वो ये होता था कि कार्बन आ जाती है कनेक्टर के ऊपर, अगर आप बिल्कुल मतलब प्रेशर से उसको जो है बंद करें, कंसील करें तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 6वीं चीज हम जो मिस्टेक करते हैं, आईआर में ब्लॉकेज। सीन जब अगर सही ना हो आईआर के अंदर, क्योंकि आईआर एक सेंसिटिव चीज होती है, ठीक है, इसमें आपको ज़ाहिर बात है जब आप नाइट व्यू देखते हैं तो जाला भी आपको नजर आ रहा होता है, और जो है ना अगर आपका कैमरे का गिलास साफ ना हो तो उसके ऊपर जो है बबल्स भी आपको वाजे तौर पे नजर होते हैं, क्योंकि आईआर जो है किसी भी सेंसिटिव चीज से जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपको जो है उसमें से फौरन जो है ना रिजल्ट मिल जाता है कि जी कैमरे का लेंस खराब है या लेंस जो है साफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, वो जो है चीजें जो है ना फोकस में जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है तो वो पिलर के ऊपर लगा दिया। अब पिलर का जो है ना कॉर्नर जो है आईआर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो पूरी आईआर ग्लो ही नहीं हो सकती, वो पूरी सीन में जा ही नहीं सकती। अब वो कंप्लेन करते हैं कि आईआर पूरी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहे हैं कि इसमें 30 मीटर या 40 मीटर या 80 मीटर है। ओ भाई, उसको जब जैसे लेंस का फील्ड ऑफ व्यू होता है इसी तरह आईआर का भी फील्ड ऑफ व्यू होता है। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि जो है ना जब आईआर जो ऑन होती है तो ज़ाहिर बात है वो ग्लो करती है। अगर उस ग्लो करने के दरमियान में कोई चीज़ प्रोसेस में जो है वो चीज़ कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ जाए, जैसे पिलर है, दरख्त है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, इवन छोटा सा हिस्सा भी, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ कि कैमरे में मेरा अंगूठा जो है नजर आ रहा है, अगर कैमरे में ये चीज़ होगी तो ये सारी की सारी इस हिस्से की आईआर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और ग्लो ही पूरी नहीं होगी, सीन जो है वो पूरा ग्लो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें, इंस्टॉलेशन जब आप कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईआर आपकी फुल ग्लो कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो आपको सीन को रिपोजिशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और मिस्टेक होती है कि जो है लाइटनिंग कंडीशंस के ऊपर आप जो है इमेज सेटिंग नहीं करते। जो भी मैंने देखा 90% इंस्टॉलर हो या टेक्नीशियंस हो या टेक्निकल इंजीनियर्स हो, लाइटनिंग कंडीशन के ऊपर जो है इमेज की कंट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट नहीं करते। और भाई मैन्युफैक्चरर ने ये सेटिंग दी होती है हर जगह पे, आपको पता है कि जो है मैन्युफैक्चरर ने इमेज की सेटिंग्स दी होती हैं, डिफरेंट एक्सपोजर की सेटिंग्स दी होती हैं। वो क्यों दी होती हैं कि आपकी अगर सीन में ब्राइटनेस ज्यादा है तो उसमें आप WDR यूज करोगे, ठीक है। इसी तरह आपको ब्राइटनेस किसी कस्टमर को कंट्रास्ट ज्यादा अच्छी लगती है तो वो ज़ाहिर बात है उसको आपने कंट्रास्ट ज्यादा करनी है। जो फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है ना वो यूनिवर्सल सेटिंग होती है। यूनिवर्सल सेटिंग हो सकता है कि अमेरिका में बहुत अच्छी चलती हो, लेकिन पाकिस्तान का इन्वायरमेंट, लाइटनिंग कंडीशन, टाइम टू टाइम, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, आप होटल्स में इंस्टॉलेशन करने जाते हैं, वहाँ पे होती है डिम लाइटनिंग, वहाँ पे आप किस तरह से ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और उसको चीज़ों को एडजस्ट करोगे, ठीक है। आउटडोर इन्वायरमेंट में डिफरेंट होती है। इसी तरह जब डे लाइट होती है तो ज़ाहिर बात है सूरज पीक भी होता है, ठीक है, उसमें आपको सेटिंग डिफरेंट होती है। तो मैक्सिमम जो आपको सेटिंग करनी होती है वो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके प्रोजेक्ट में हर कैमरा सिमेट्री दिखा रहा हो और जो है कलर्स की पहचान हो रही हो उसमें। इसी तरह आपके जो इमेज की ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, इन चीज़ों के साथ भी प्ले अराउंड करके जो बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल आप क्रिएट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, वो उस सीन के लिए स्पेसिफिकली, तो वो आप ज़रूर किया करें, ठीक है। ये जो है ना इन चीज़ों से ये मैन्युफैक्चरर ने इसीलिए दी होती है कि हर आंख को डिफरेंट चीज़ अच्छी लगती है। हो सकता है मुझे ब्राइटेड इमेज इतनी अच्छी ना लगती हो, लेकिन हाँ कंट्रास्ट अगर सीन में ज़्यादा अच्छी हो तो मुझे पसंद है कि क्रिस्पनेस उसकी जो है, शार्पनेस जो है मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट मतलब कि यूजर्स की डिफरेंट अप्रोच होती है सीन को, पिक्चर को अच्छा कहने में, ठीक है। तो उस अप्रोच को चेंज करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो लाइटनिंग है उसके मुताबिक जो है कलर की सेटिंग होनी चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए, सैचुरेशन होनी चाहिए, ब्राइटनेस होनी चाहिए, उसकी विजुअल, उसका इम्पैक्ट जितना अच्छा आप कर सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग 100% कभी भी नहीं चलती, ठीक है।
हो सकता है एक जगह पे चल जाए, एक प्रोजेक्ट में चल जाए, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में आपको ना समझ आए, ठीक है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है अपना। अच्छा, अब थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे थोड़ी सी मिस्टेक्स जो हम करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो मुझे आती है पाकिस्तान में स्पेशली, पासवर्ड लोग भूल जाते हैं अपना। और धावा ने अब अपनी सिक्योरिटी भी थोड़ी सी टाइट कर लिया कि वो जो नॉर्मल जो पहले दौर वाले जो रिसेट्स होते थे उससे हम बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अब साइबर अटैक्स का दौर है। तो इस वजह से हमने सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि हर बंदा उसकी अप्रोच में ना हो उस रिसेट करना डिवाइस को। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं जितना ईज कर सके हम यूजर के लिए, और जो यूजर है एक्चुअली वो खुद कर सके, किसी और के पास वो अप्रोच ना हो कि कोई भी XYZ बंदा आपका DVR खोल ले, आपका NVR खोल ले, ठीक है। तो इसके लिए एक तो ये तो होता था कि कुछ डिवाइसेस में हमने रीसेट का बटन दे दिया और उसका मेथड भी हमने शेयर कर दिया अपने डीलर्स के साथ, रीसेलर्स के लिए और SIs के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ डिवाइसेस में अभी भी रीसेट का बटन नहीं आता, ठीक है। तो उन चीजों को आपको बेस्ट प्रैक्टिस से हल करने की जरूरत है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? जब आप किसी भी जगह पे DVR या NVR लगाते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो या तो आप either you can skip that initialization process and skip your email ID। अब जब आप स्किप कर देंगे ना ईमेल आईडी को, तो अब क्या होगा, उसमें आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। कल को आप रीसेट करने जाते हैं, व्हेन यू ट्राई टू रीसेट आफ्टरवर्ड्स, इट विल स्टिल आस्क यू फॉर एन ईमेल। अगर वो आपसे ईमेल पूछता है, ठीक है, आप अब भी ईमेल, अगर आपने स्किप किया होगा पहले प्रोसीजर में, तो अब अपना ईमेल आईडी देख के आप जो है इस डिवाइस को रीसेट, यू कैन स्टिल गेट रीसेट दिस डिवाइस, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि वो ईमेल भी पहले ही डलवा लेते हैं। कस्टमर क्या कहते हैं, कस्टमर आस्क यू टू पुट हिज ईमेल आईडी एंड व्हेन इट कम्स टू रीसेट द डिवाइस अगेन एंड यू आस्क दैट व्हिच ईमेल यू यूज सर, he will say, oh, I forget it, or maybe that is deactivated already email, ठीक है। अब वो रीसेट नहीं हो सकती डिवाइस, ठीक है। तो अब ज्यादा मसले मसाइल होंगे आपके लिए। अब ये या तो रीसेट बटन होना चाहिए उस डिवाइस में, या फिर ये जाएगा लैब में, वो लैब वाले इसको सीरियल कनेक्टर लगा के जो है इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। बेस्ट प्रैक्टिस इसकी क्या हो सकती है, आप एक कंपनी का एक ईमेल आईडी बना लें, ठीक है, अपनी कंपनी के नाम से या अपनी शॉप के नाम से, ठीक है। उसको स्पेसिफिकली आपने क्या करना है, अपनी टीम को बता देना, जब भी आपने इंस्टॉलेशन के लिए जाना है ये ईमेल डाल देना है, ठीक है। अब ये ईमेल डल गया तो कल को कस्टमर को आप फोन पे भी रीसेट करवा सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका DVR इंटरनेट पे हो। अब क्या कहेंगे कस्टमर को कि कस्टमर आपको वो जो QR कोड है, जब आप रीसेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फॉरगेट माय पासवर्ड, व्हेन यू क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड देन इट विल आस्क यू, गिव यू एन QR कोड, ठीक है। उस QR कोड की आप पिक्चर मंगवा सकते हैं। यू कैन आस्क दिस पिक्चर फ्रॉम योर कस्टमर एंड यू कैन स्कैन दिस QR कोड विद GTMSS प्लस, ठीक है। जब आप उसको स्कैन करेंगे तो ये जो ईमेल आपने डाला हुआ था ऑलरेडी, उसके ऊपर ये एक मास्टर रीसेट कोड जो है आपको जनरेट कर देगा, ठीक है। अब मास्टर कोड जब जनरेट करते हैं तो वो 15 से 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब वो 30 मिनट के अंदर अंदर आप वो कोड जो है कस्टमर को देके वो रीसेट करवा सकते हैं डिवाइस। ये बहुत ईजी है, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसको शामिल कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड एनी पासवर्ड रीसेट इश्यूज, ठीक है। अच्छा, one more issue I listen in Pakistan very much often, how to choose the bandwidth to make the NVR or DVR online, ठीक है। इसमें अब ये होता है कि जो है ना, दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये होता है कि आप जो है अपने जब NVR को ऑनलाइन करने लगते हैं तो उसमें ये करना होता है कि आपका जो इनकोडिंग सेटिंग है, you have to choose from your encoding setting. Each camera encoding setting is different, right? So what you will do is that if a camera is working on H.265 compression and it is working with maybe bitrate is around like 1.5 MB per second, so you cannot expect कि जो है 1.5 MB का जो एक कैमरा जो चल रहा है आपका, वो 1 MB के कनेक्शन पे कैसे हो सकता है ऑनलाइन ना। मुझे याद है कि जो है ना, कस्टमर्स के पास 12 कैमरे या 16 कैमरे अगर लगे हों और उसके बाद 2 MB का कनेक्शन, तो वो चाहते हैं कि 16 के 16 स्ट्रीम हो जाए लाइव व्यू में। ऐसा नहीं होता। अगर आपने रियल टाइम में लाइव व्यू को मॉनिटर करना है तो उसका तरीका सिर्फ एक होता है। और वो क्या तरीका होता है? वो तरीका ये होता है कि जो है जितनी इनकोडिंग सेटिंग के ऊपर आपका कैमरा चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ चैनल से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 16 कैमरे चल रहे हैं, 16 कैमरे अगर आपके चल रहे हैं और 2 MB पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी 32 MB टोटल बैंडविड्थ चाहिए आपको। अगर आपने इसी सिस्टम को ऑनलाइन करना है तो 32 MB का कनेक्शन चाहिए आपको मेन स्ट्रीम के लिए।
अब वो पॉसिबल नहीं है, वो अफोर्डेबल रेंज में नहीं है सोल्यूशन, ठीक है। देन व्हाट यू सजेस्ट इज के जो है आप क्या करते हो कि इंपॉर्टेंट कैमरास को जो है कस्टमर को कहते हो कि आप इंपॉर्टेंट कस्टमर कैमरास को तो मेन स्ट्रीम पे आप लाइव व्यू में ले लें, ऑनलाइन रिमोट व्यूइंग में, लेकिन जो बाकी कैमरास होंगे वो आप जो है आप सब स्ट्रीम पे ले लें, ठीक है। तो बैंडविड्थ इस तरह से मैनेज होती है। लेकिन अगर सही मेनू में आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आपको 32 MB चाहिए कनेक्शन इसकी ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि 32 MB तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इवन बैंक्स जो हमारे कस्टमर्स हैं ऑलराउंड पाकिस्तान बैंक्स हैं, उनके पास जीबीज के वीपीएन्स होते हैं अपने, फिर भी वो क्या कर रहे होते हैं, लाइव व्यूइंग जो मॉनिटरिंग हो रही होती है वो D1 और 720 पिक्सल्स पे हो रही होती है, मेन स्ट्रीम पे कभी वो कर ही नहीं सकते क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की बात है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें, हम ये करते हैं रिकमेंड कि जो है आप जो सिर्फ जो आपके इंपॉर्टेंट कैमराज हैं वो आपके सही मेन स्ट्रीम पे चलें, बाकी सब स्ट्रीम पे चलें, ठीक है। अच्छा, एक और मिस्टेक वो ये करते हैं कि अब जो है ना फॉर एग्जांपल 8 कैमरे थे, 8 कैमरों के लिए 8 MB का कनेक्शन ले लिया क्योंकि हर कैमरा 1-1 MB पे चल रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, 8 MB का कनेक्शन तो ले लिया, ये जो है इस तरह से नहीं होता। 8 MB का कनेक्शन ले लेना मकसद नहीं है। अब ये होता है डाउनलोड, ये होता है शेयर्ड कनेक्शन। 8 MB का मतलब है कि 8 MB डाउनलोड स्पीड आपको मिल रही है, अपलोड स्पीड हम सोचते ही नहीं है। अब क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है कि ये NVR लगा हुआ है आपका, अब यहां से आपने डाटा को ऑनलाइन करना है, तो ये होस्ट होता है आपके धावा के सर्वर के ऊपर, धावा के सर्वर P2P के ऊपर ये डाटा होस्ट होगा। अब होस्ट होने का ये क्या होता है कि जो है ये डाटा अपलोड हो रहा है, यहां पर आपको अपलोड स्पीड भी चाहिए। तो हमेशा याद रखें अपना जब भी आप सिस्टम डिजाइन करें तो आप जो है डेडिकेटेड सिस्टम लें, इसके लिए 2 MB 4 MB का कनेक्शन डेडिकेटेड लें ताकि जो है बैंडविड्थ आपको जो अपलोड स्पीड है वो भी अच्छी मिले। अब होता क्या है कि जो है अपलोड स्पीड यहाँ चाहिए जहां पर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, और जहां से आपने वापस रिमोट व्यूइंग करनी है वहां पर आपको डाउनलोड करना है डाटा, तो यहाँ पे डाउनलोड स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि अब 8 MB का सिर्फ जरूरत थी, 8 MB भी ले लिया, फिर भी स्ट्रीम जो है बफरिंग हो रही है। उसकी वजह यही होती है कि आपकी जो अपलोड स्पीड है वो कम होती है, ठीक है। अच्छा, एक और जो कॉमन हम मिस्टेक करते हैं इसमें कि कैमरे रुक रुक के चल रहे हैं, अड़ के चल रहे हैं, कैमरास हैज डिले और कैमरा इज हैविंग सम लेटेंसी। ये बहुत कॉमन इशू है आईपी सॉल्यूशंस में, रिटेल हो, प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी कहीं भी चले जाएं आप लोग, ये एक ऐसा मसला है जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो है ये अगर आपको समझ आ गई, आपके 90% 80 to 90% जो मसले आते हैं आपको प्रोजेक्ट्स में वो हल हो जाएंगे इन चीज़ों से, अगर इसको आप समझ लें। अब क्या होता है कि जो है ना, मैं क्वेश्चन जो है आपके थोड़ी देर में लूंगा, तो ताकि मैं अपना जो सेशन है उसको ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आपके मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि कैमराज आपने लगा दिए, आपने कैमराज लगा दिया, आपको 3 महीने या 4 महीने के बाद कॉल आती है, सेम सोल्यूशन जो आपने 3 महीने पहले लगाया था, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले लगाया था, सेम सोल्यूशन, सेम इक्विपमेंट, सेम इक्विपमेंट जब आप यूज करते हैं तो कैसे हो सकता है, कोई जादू तो नहीं है कि वो रुक रुक के चलना शुरू हो जाए। सेम इक्विपमेंट है, सेम स्विचेस हैं, सेम नेटवर्क है, सेम केबल्स हैं, सेम कैमराज हैं, 3 महीने सही चले हैं, चौथे महीने जाके उसमें डिले आना शुरू हो गया, लेटेंसी आना शुरू है, तो कोई जादू तो नहीं होता ना, कोई ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपने पहले नहीं सोचे होंगे, ठीक है। अच्छा, आज उनके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने इस सिस्टम को जो है बेहतर कर सकते हैं, इस सिस्टम को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, हमेशा याद रखें, आप जो रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, एनवीआर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, व्यूअर तो है ही नहीं, तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं इस बात के ऊपर कि रुक रुक के चल रहे हैं, अड़ के चल रहे हैं। एक कॉमन सेंस की सवाल है, अगर ये व्यूअर भी होता तो ये होता डिजिटल वीडियो व्यूअर, डीवीवी, एनवीवी, बट ये तो एनवीआर है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ओ भाई, व्यूअर तो नाम में ही नहीं है। तो याद रखें, ये चीज 90% रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है क्योंकि इसके नाम में ही जाहिर है ना रिकॉर्डर, तो ये पर्पस इसका 100% पर्पस ही रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जब आप इसके अंदर लेते हैं, रिकॉर्डिंग तो ठीक हो रही होती है, नॉर्मली लिखा होता है 12 मेगापिक्सल रिकॉर्ड, अप टू 12 मेगापिक्सल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड। इसका क्या मतलब है कि ये व्यूइंग भी देगा? नहीं,
ये तो रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग में तो अड़ी है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए तो सिर्फ बैंडविड्थ चाहिए। कैमराज में बैंडविड्थ होती है ना, इनकमिंग आउटगोइंग बैंडविड्थ, ठीक है। अब इनकमिंग बैंडविड्थ कौन सी होती है? जो कैमरे से आप रिसीव कर रहे हैं स्ट्रीम, ये आपकी इनकमिंग बैंडविड्थ है, ठीक है। इसी तरह जो आउटगोइंग है, वो एनवीआर को आप दूसरी जगह पे जब एक्सेस कर रहे हैं, P2P हो या कोई भी जगह हो जहां से आप स्ट्रीम वापस ले रहे हैं एनवीआर को एक्सेस करने के लिए, ये आउटगोइंग बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये दो बैंडविड्थ होती हैं आपके पास। इनकमिंग बैंडविड्थ इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, और कैमरे से जो स्ट्रीम इकट्ठी करनी है उसको इनकोड करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी आउटगोइंग बैंडविड्थ है, वो एनवीआर को या कैमरे को जो है आप दूसरी जगह पर जब एक्सेस करते हैं, चाहे वो मोबाइल से भी आप एक्सेस कर रहे हैं, ये आउटगोइंग स्ट्रीम यूज हो रही है इसकी नेटवर्क से, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, अब एनवीआर मैंने तो बताया कि एनवीआर तो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है, रिकॉर्डिंग इसका बेसिक मकसद है। प्रोसेसर के 4 हिस्से होते हैं इसके अंदर, रिकॉर्डर में 3 हिस्से रिजर्व है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि नाम में रिकॉर्डर है। एसेंशियल नीड, इसका जो बुनियादी चीज है, बुनियादी फंक्शन है, वो रिकॉर्डिंग करना है, वो व्यूइंग करना नहीं है। एक बेचारा छोटा सा प्रोसेसर का हिस्सा होता है लाइव व्यूइंग के लिए, जिसको हम कहते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? लाइव व्यूइंग मॉनिटरिंग। आपकी जो आउटपुट स्क्रीन पे जो डाटा आ रहा है वो है आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग आप कैसे होती है? डिकोडिंग हो रही होती है आपकी बेचारी एक HDMI से। HDMI इस वक्त मैक्सिमम कितनी सपोर्टेड है? एक HDMI अगर है तो वो 4K सपोर्टेड है। 4K का मतलब है 4 2 मेगापिक्सल कैमराज। 4 कैमरों तक अभी कभी आपको डिले नहीं नजर आएगा। हाँ, जब 8 पे जाएंगे इसी HDMI पे तो वो स्प्लिट हो जाएगा ना डाटा। अब वो 8 स्प्लिट्स में वही डाटा दिखाना है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा लोड बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से भी डिले आना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका हल क्या है फिर? ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि रिकॉर्डर है, रिकॉर्डिंग करता है, व्यूवर नहीं है, व्यूवर नहीं करता, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा ना आज, कि अगर आपको पता चल गया कि डिकोडिंग की जो कैपेसिटी है वो हमेशा एनवीआर की डाटा शीट में मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 4000 सीरीज की, NVR 410, बल्कि 4216 की बात करते हैं, जो मोस्टली कॉमन मॉडल है पाकिस्तान में, 4216। इसमें 8 चैनल एट रेट 25 FPS पे आपके चल सकते हैं लाइव व्यूइंग के लिए, रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव व्यूइंग के 8 चैनल विदाउट एनी डिले एनीथिंग चल सकते हैं। लेकिन ये तो 16 चैनल का है। अब कस्टमर को ये तो नहीं बता सकते ना कि ये 16 चैनल का एनवीआर है, लेकिन चलेंगे एट अ टाइम लाइव व्यू 8 होंगे। कस्टमर की मेंटेलिटी ये है कि 16 चैनल अगर एनवीआर ले रहा हूं तो 16 ही लाइव व्यू होंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या अगर आपने बेच के कह दिया है उसको कि जी है इसमें तो 8 चलेंगे, कौन से 8 चलाने हैं? तो वो तो कहेगा भाई उठाओ और भाग जाओ ये डिवाइस, मुझे तो नहीं चाहिए ये, मुझे तो 16 के 16 देखने हैं लाइव व्यू में। अब ये चीज डिजाइन या प्लानिंग में अगर आप उसको बता देते ना, तो फिर सोचा जा सकता था इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि अब सोल्यूशन भी बताना है आपको। अब क्या होता है कि आपके पास बैंडविड्थ तो अवेलेबल होती है, क्योंकि 16 कैमरों के लिए आपको 32 MB चाहिए फॉर एग्जांपल, और इस एनवीआर में आपके पास होती है 200 MB पर सेकेंड, ठीक है। जब 200 MB पर सेकेंड में से 32 कर रहे हैं, बाकी फ्री है ना, उस बैंडविड्थ को यूज करें पॉजिटिवली। कैसे? नेटवर्क स्ट्रीम डालें, स्मार्ट PSS पे ले जाएं। मैन्युफैक्चरर ने फ्री सॉफ्टवेयर दिए हुए 256 चैनल के लिए। स्मार्ट PSS या कोई और सॉफ्टवेयर क्यों कंपनीज फ्री देती हैं? वो इसी वजह से देती हैं कि अब आपके पीसी की कैपेसिटी आ जाए कि वो डिकोड कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो प्रोसेसर भी Core i5 7 है। एनवीआर में तो Core i5 नहीं होता ना, Core i7 नहीं होता। इसी तरह जो है आपका जो कंप्यूटर है उसमें तो ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, एनवीडिया भी लगा हो सकता है, गेमिंग भी खेलते हैं आप, तो उसमें जो है आपको मसला नहीं होता। अब आपके पीसी की कैपेसिटी है कि वो उसको डिकोड कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें बहुत कम चांस है, क्योंकि उसके पास प्रोसेसर भी ज्यादा है, उसके पास ग्राफिक्स भी हैं, तो वो उसको डिकोड कर सकता है, ठीक है। और एनवीआर से अच्छा डिकोड कर सकता है। अब एनवीआर ने क्या करना है? नेटवर्क स्ट्रीम देनी है, उसकी कैपेसिटी तो उसके पास है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि मैंने बैंडविड्थ बताई, आउटगोइंग बैंडविड्थ यूज होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आउटगोइंग बैंडविड्थ तो आपने यूज कर ली। अब क्या करना चाहिए आपको? अब ये करना चाहिए कि जो है आपको सॉफ्टवेयर के साथ उसको, ज़ाहिर बात है लैपटॉप पे, पीसी पे, या तो वो अगर ये चीज़ आप प्रोजेक्ट करने के बाद उसको कहेंगे कि पीसी ले लो एक, अब तो वो नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपने पहले ये चीज़ बताई होगी कस्टमर को, अब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अब वो कल को अगर कहता है रुक रुक के चलना है सर, मैंने आपको कहा था कि एक पीसी हम लगा लेते हैं, या आपके लैपटॉप में मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूं तो उस पर स्ट्रीम ले लें, और जो ये है ये डिवाइस हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो एनवीआर है ना, रिकॉर्डर है, ठीक है। तो एक तो हल ये हो गया। दूसरा हल ये भी हो सकता है कि जो है आपका जो एनवीआर है उसमें 8 चैनल्स की कैपेसिटी है,
अब हम क्या करते हैं, हमने जो नए फर्मवेयर में स्मार्ट डिकोडिंग एबिलिटी डाल दी है। स्मार्ट डिकोडिंग क्या करता है, एनालाइज करता है कि मेरी कैपेसिटी 8 है लेकिन इसने 16 चैनल मुझ पे डाल दिए हैं। अब वो क्या करेगा, 8 को तो लाइव स्ट्रीम पे रखेगा, मेन स्ट्रीम पे, बाकियों को सबको वो सब स्ट्रीम पे डाल देगा ऑटोमेटिकली। और उसको छोटी स्क्रीन में जब नजर आएगा तो ऐसे नहीं जज होता कि आपका ये सब स्ट्रीम है या मेन स्ट्रीम है, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, ठीक है। तो वो स्प्लिट अगर कोई कहता है, बिल्कुल गौर करके यूं करके देखेगा और कहता है यार ये तो सब स्ट्रीम है, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर कहेंगे कि सर इसको डबल क्लिक करके आप बड़ा करके देख लें। डबल क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रीम पे आ जाएगा। ये दूसरा हल है। तीसरा हल क्या हो सकता है, अब आपके एनवीआर की कैपेसिटी 8 चैनल 2 मेगापिक्सल को लाइव व्यू करने की मॉनिटरिंग, जिसकी डिकोडिंग कैपेसिटी कहते हैं, ये डाटा शीट में हर एनवीआर की मेंशन होती है, डीवीआर की भी और एनवीआर की भी मेंशन होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 चैनल आपको पता है, अब आप चला दें 8 हार्ट का टूर। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि वो 8 जब नेक्स्ट होंगे तो जहरी बात है डिकोडिंग चेंज हो जाएगी, 8 नई स्क्रीन की डिकोडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो 8 एक टाइम में डिकोडिंग उस पर टूर पे लगा दें, ठीक है, 4 का टूर बना दें, एक एक स्क्रीन का टूर बना दें, ये भी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो है ना जो आड़ की लिटेंसी, इसके ऊपर आते हैं कि जो अब सोल्यूशन लगा हुआ था उसमें लिटेंसी आना शुरू हो गई या डिले आना शुरू हो गया। दो चीजें आपने चेक करनी है, थंब रूल बना लें। कोई भी सोल्यूशन है, आपको कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में ये मसला आता है कि आपको कस्टमर कहता है कि यार कैमरे रुक रुक के चलना शुरू हो गए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके कैमरास की इनकोडिंग सेटिंग्स देखनी है। इनकोडिंग सेटिंग क्या होती है, जो कैमरे के पैरामीटर्स जिस पे रिकॉर्ड या इनकोड हो रहा है, ठीक है, उसमें आपने जाना है। आपने देखना है कि कैमरा किस रेजोल्यूशन पे है, ठीक है, उसके अंदर इनकोड सेटिंग, बैंडविड्थ या कंप्रेशन जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन सी H.265 होगी, आजकल हमारे सारे कैमरा H.265 हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा होता है स्मार्ट कोडेक, स्मार्ट कोडेक कर लें ऑन, ठीक है। उसके बाद सीबीआर और वीबीआर। सीबीआर क्या करता है कि जो है कांस्टेंट बिट रेट, कांस्टेंट बिट क्या है कि जो है ना सीन में कोई चीज है या नहीं है, आपका सीन जो है पूरी 4 MB जितनी सेट की होगी बैंडविड्थ वही लेता रहेगा, ठीक है। स्मार्ट कोडेक क्या करता है कि इनकोडिंग करता है ऑब्जेक्ट बेस्ड, आपकी जो है ना मोशन होगी तो वो इनकोड करेगा, अगर नहीं है तो वो डाउन कर देगा उसको बैंडविड्थ को, ठीक है, स्मार्ट कोडेक। उसके बाद सीबीआर और वीबीआर, सीबीआर में कांस्टेंट बिट रेट है या नहीं है, वो पूरा 1.5 MB 2 MB 4 MB जितना भी सेट होगा। और याद रखें बाय डिफॉल्ट हमारे कैमरास 4 MB/सेकेंड पे होते हैं। 100% मैंने ये देखा है कि कस्टमर के जो है ना इनकोडिंग सेटिंग में जाकर उस बिट रेट को भी चेंज नहीं करता। अब क्या होता है कि 16 कैमरे चल रहे हैं, वो हो जाती है बैंडविड्थ 64 MB। 64 MB जो है बाय डिफॉल्ट आपके कैमरा चला रहे होते हैं। अब 64 MB जब आपके चल रहे होते हैं, एक तो बैंडविड्थ जब आप ऑनलाइन करते हैं तो वो बफरिंग करना शुरू हो जाता है, क्योंकि 64 MB का कनेक्शन ही नहीं है आपके पास। दूसरी चीज क्या होती है, आपके जो ये चीज होती है 64 MB आपका पर सेकेंड डाटा रिकॉर्ड भी तो हो रहा है ना, हार्ड ड्राइव पे भी तो प्रेशर बन रहा है ना। हार्ड ड्राइव की एक रीड और राइट स्पीड होती है, अगर उसको एक्सीड कर जाए आप तो उसमें भी मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, उसमें भी डिले आना शुरू हो जाएगा, उसमें भी आपको जो है चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले ही इनकोडिंग सेटिंग से बिट रेट उतनी रखें जितनी आपने कमिट की हुई है। फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, अगर 2 मेगापिक्सल कैमरा आपका लगा हुआ है H.265 पे, तो 1.5 MB से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। 6 MB भी ये नहीं है कि तस्वीर बाहर आके चली बैठ जाएगी। 80 MB का ये मतलब नहीं है आप कैमरे को 80 MB चला दें तो ये कैमरा जो कैमरे में से तस्वीर बाहर आ जाएगी। 80 MB का सिर्फ क्या इम्पैक्ट है, वो स्टोरेज पे इम्पैक्ट है, वो उसके रिजल्ट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो है आपकी, हाँ, H.265 में ये जरूर है कि 50% तक आप इसकी ऑलरेडी 4 MB है तो मतलब 2 MB तक तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा विदाउट क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए हुए। लेकिन अगर इसको इस 2 MB से ज्यादा करते हैं आप, 2 MB से कम करते हैं सॉरी, तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज आपको नजर आना, ब्लरनेस नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 50% तक H.265 गारंटी देता है, ठीक है, उसके बाद जो है आपको कंप्रोमाइज के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। बिट रेट आपने कंट्रोल करनी है अपनी, ठीक है। अगर सीबीआर यूज, बैंडविड्थ अपनी आप फाइबर नेटवर्क या दूसरे नेटवर्क पे नहीं है तो सीबीआर यूज करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो सीबीआर पे रखने की जरूरत नहीं, आप वीबीआर करें, वेरिएबल बिट रेट। इसमें क्या होगा कि ग्राफ जो है वो जब उसको जरूरत होगी तो हाई हो जाएगा, मैक्सिमम पे चला जाएगा, जब नहीं होगी जरूरत तो वो लो पे जाएगा। तो कांस्टेंट जो है वो चेंज होता रहेगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो वेरिएबल अगर आपने ऑनलाइन करना है या आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पे बिट रेट आप बैंडविड्थ आप परचेज कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में आपको जरूरत नहीं है सीबीआर करने की, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं
कि आपने ये चीज़ें चेंज कर दी, बिट रेट, इनकोडिंग सेटिंग, सारा कुछ चेंज करके देख लिया, फिर भी आपका जो कैमरा है और रुक रुक के चल रहा है। अब आपने क्या करना है, लाइव व्यू में कैमरा सारे सब स्ट्रीम पे डाल देने हैं। अगर आपका सब स्ट्रीम पे डालने के बाद कैमरा सही चल जाते हैं तो आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपके एनवीआर में भी मसला नहीं है, आपके कैमरे में भी मसला नहीं है। कहां पे मसला है? आपकी इन कोड सेटिंग के अंदर आपने अपनी एनवीआर की बैंडविड्थ को मैनेज सही नहीं किया हुआ। उस बैंडविड्थ को मैनेज करें, किस तरह करेंगे वही मैंने आपको बताया, बिट रेट, कंप्रेशन, सीबीआर, वीबीआर, ठीक है। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट बिट रेट, ठीक है। कंप्रेशन को आप अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 नंबरी, हम भी तो जहरी बात है 2 नंबर, वो रेजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल कैमरा लगा के उसको 2 मेगापिक्सल पे, वही चीज लोड कम कर दिया उसका। अब लोड कम कर देते हैं तो वो सही चल जाता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, ये 2 नंबरी है। अगर कस्टमर 4 MP कैमरा ले रहा है तो उसको 4 MP का रिजल्ट दें, ठीक है। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकले, लॉजिकल सोल्यूशन की तरफ आए। लॉजिकल सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अच्छा, अब हो गया कि जो है आपको ये भी समझ आ गया कि लोड का मसला है, आपने लोड भी मैनेज कर लिया, आपको समझ आ गया। लेकिन स्टिल वर्स्ट केस सिनेरियो, अभी भी मसला आपका हल नहीं हुआ, अभी भी रुक रुक के कैमरास चल रहे हैं। अब क्या करें हम? अब ये करना है, ये आपकी हार्ड ड्राइव है। हम क्योंकि 10 पैसे या 15 पैसे बचा लेते हैं हार्ड ड्राइव्स में से, पीसी ग्रेड हार्ड ड्राइव लगा देते हैं। याद रखें, सर्वेलेंस ग्रेड हार्ड ड्राइव्स की लाइफ भी ज़्यादा है, कैपेसिटी भी ज़्यादा है और प्रोसेसिंग भी ज़्यादा है, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी हार्ड ड्राइव की होती है लाइफ, रीडिंग और राइटिंग की। कैसे? आप जो पीसी ग्रेड एप्लीकेशंस यूज करते हैं उसमें 90% आप एप्लीकेशन को रीड कर रहे होते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो वो रीड हो रही होती है। राइट कब होती है? जब आप डाटा को कॉपी करते हैं, ठीक है। वो कब करते हैं? हम 10% करते हैं मैक्सिमम, हफ्ते में 1 दफा कोई चीज कॉपी पे लगाई, 2 दफा लगाई, राइट करवा ले डाटा कोई चीज, ये अब आप राइट कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि जो है आप जो पैसे हार्ड ड्राइव में 500,000 रुपया बचा रहे हैं वो यूजलेस है। 3-6 महीने के बाद, कभी 1 साल के बाद ये मसला आना ही आना है, डिले वाला, ठीक है। हो सकता है कि यही मसला हार्ड ड्राइव से, अगर आप शुरू में ही हार्ड ड्राइव अच्छी लगाएं, सर्वेलेंस ग्रेड लगाएं, उसमें क्या होता है, सर्वेलेंस ग्रेड में होता है कि 90% राइट स्पीड होती है, क्योंकि 24/7 है और डाटा आपका राइट हो रहा है, ओवर राइट हो रहा है डाटा, ठीक है। तो इस चीज को जो है ना हमेशा याद रखना है आपने कि जो है हार्ड ड्राइव हमेशा सर्वेलेंस ग्रेड यूज करें, ठीक है। नेटवर्क में गीगाबिट्स के स्विच यूज करें, ठीक है, ताकि जो है आपका जो नेटवर्क वाली जो पाबंदी है वो भी कम से कम हो जाए, उसकी वजह से इश्यूज नहीं आएंगे आपको, ठीक है। नेटवर्क चोक नहीं होगा। आप लगाते हैं सस्ते स्विच, डी लिंक लगा लिया, टीपी लिंक लगा दिया, प्लास्टिक बॉडी वाले, वो जो कि 24 घंटे अगर चलते भी रहे ना तो वो हैंग हो जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं। तार निकाल के लगाओ, दोबारा चलाओ, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें। धावा के स्विचेस जो है हमारे वो इंडस्ट्रियल ग्रेड भी अवेलेबल हैं आपको, और जो है ये सारे जो धावा एक मैन्युफैक्चरर है वीडियो सर्वेलेंस का, तो हमें पता है कि वीडियो सर्वेलेंस की नीड क्या है, ट्रांसमिशन की, तो हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है। उन चीज़ों पे आए, 4 पैसे ज़्यादा ज़रूर खर्च करवाएं कस्टमर के, लेकिन उसको अच्छी चीज़ दें, अच्छा सोल्यूशन दें, पॉजिटिव सोल्यूशन दें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई लिटेंसी वाली बातें। अच्छा, इनमें 2 चीज़ें और ऐड करके फिर आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। एक और चीज़ है, कॉमन मिस्टेक होते हैं कि, या कॉमन अजम्पशन है इस सीसीटीवी इंडस्ट्री के में, हर जगह पे वायरलेस कैमरे लगा दो। नहीं, वायरलेस की लिमिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। वायरलेस इज़ इफेक्टिव वहाँ जहाँ पे आपके छोटा नेटवर्क है, एरिया छोटा है, आपका जो जोन्स हैं वो छोटे हैं, 100 मीटर है। हर जगह पे वाईफाई कैमरास नहीं लग सकते। एप्लीकेशन को रिकग्नाइज करें, ठीक है। होम यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमर यूज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर वाईफाई कैमरास आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक तो वेदर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आंधी है, तूफान है, ठीक है, इस बैंडविड्थ आइस, अब तो पीटीए ने भी पाबंदी लगा दी आईएसएम बैंड के ऊपर, तो ठीक है। तो हर जगह पे वाईफाई नेटवर्क आप नहीं बना सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप फाइबर नहीं डाल रहे हैं, नेटवर्क का बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है, ठीक है, तो उसमें ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाके आप फाइबर नहीं डाल सकते, और फाइबर डालने की कॉस्ट ही ऐसी है कि जो है उसमें आप नहीं कर सकते काम, प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आपकी लाइन ऑफ साइट भी क्लियर है, आपको जितना भी आपको डाटा चाहिए वो आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे वाईफाई कैमरास नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़, लास्ट पॉइंट जो मेरा आप लोगों के साथ है वो ये है कि अपने सॉल्यूशन में वैल्यू क्रिएट करें। कस्टमर
को ये बताएं कि वाई यू मार्केट में सैचुरेशन है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने सोल्यूशन की कैपेसिटी को बढ़ाएं, पॉजिटिव चीजें करें। आप मैं अगर एंड कस्टमर हूं, मेरे पास आप बेचने आए हैं कैमरास के, सर कैमरे लगवा लें, कैमरे लगवा लें। ओ भाई 10 बंदों ने मुझे सुबह से यही स्टोरी सुनाई है कि यार ये अच्छा कैमरा, ये अच्छा कैमरा। अब आपकी कैपेसिटी, आपकी स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंस है। कैमरा लगाना आर्ट नहीं है, उससे करवाना क्या है, उसकी एप्लीकेशन को किस तरह से यूज करना है, ये आर्ट है। ये आर्ट सीखें, ठीक है। कैमरे के साथ किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किन किन चीजों से हम वो कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। एआई बेस्ड सॉल्यूशंस पे आए, ठीक है। कैमरे से इंटेलिजेंट फंक्शन लें। अब फॉर एग्जांपल हर कैमरे में आजकल नॉर्मली जो हम कैमरा यूज करते हैं, रिले इनपुट आउटपुट होती है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन हम इससे बना सकते हैं। लाइटिंग कंट्रोल कर लें, एसी कंट्रोल कर लें, आप बहुत सारी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर के सामने बैठे हो तो यूं आपको जो है इम्प्रोवाइज करते हुए उस सोल्यूशन की वैल्यू को ऐसे बढ़ा दें कि यार कैमरे तो वैसे ही लगने थे, ये काम भी हो जाएगा, अच्छा वाह, ठीक है। तो अपने सोल्यूशन की वैल्यू को पॉजिटिव करें। सोल्यूशन अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आपके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द मार्केट है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नई चीज़ें सीखें। हम कोशिश करें कि ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि अभी क्राइसिस है कोरोना की वजह से, जो है हम ऑन साइट ट्रेनिंग्स नहीं कर पा रहे, तो फेसबुक अच्छा मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप ट्रेनिंग रेगुलरली कोशिश करें कि वीकली जो है 2 या 3 सेशन हम इस तरह से करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के सेशन में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें जो है हम इम्प्रूव करें अपने आप को, अपने कस्टमर्स को, अपने एंड यूज़र्स की जो ईज़ है उसको बढ़ाएं, ठीक है। और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपकी जो है ना रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे। पैसा कमाना मकसद ना रखें, पॉजिटिव चीज़ करें। कस्टमर इज़ योर मार्केटिंग। वंस कस्टमर अंडरस्टैंड कि आप उसके कस्टमर के पैसे बचा रहे हैं, उसको पॉजिटिव चीज़ दिखा रहे हैं, ही विल बाय फ्रॉम यू। और वो 10 लोगों को बताएगा भी सही। कस्टमर इज, आज के दौर में कस्टमर इज मच मोर बिगर मार्केटिंग देन एवर। सोशल मीडिया, ठीक है। आपने एक बंदे को अच्छी चीज गाइड किया, वो 10 लोगों को बताएगा कि मैंने यार ये बंदा पॉजिटिव चीज बताता है, ये चीजें जो है ना पॉजिटिवली करता है हमारे लिए, ठीक है। तो वो 10 लोगों को बताएगा और 10 लोगों को रिकमेंड करेगा कि आपसे मिले वो आपसे, ठीक है। तो ये इन चीजों पे फोकस करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके लोगों के अगर सवाल, अच्छा वसीम मलिक ने एक सवाल पूछा था कि स्टैटिक आईपी पे ऑनलाइन कैसे होगा। स्टैटिक आईपी बिल्कुल आसान है। आप जो है ना अपने जो आईएसपी प्रोवाइडर है उससे जो स्टैटिक आईपी ले रहे हैं, या तो वो राउटर को स्टैटिक आईपी दे दें, या फिर आप क्या करें कि एनवीआर को डायरेक्टली भी आप स्टैटिक आईपी जो आपको वो सबनेट मास्क जो आपको वो दे रहे हैं आईडीज, तो वो उसको डायरेक्टली दे दें, आपका ऑनलाइन हो जाएगा P2P पे, कोई मसला ही नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी का और का सवाल कोई अगर है तो वो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। अगर मैं सेशन के दौरान ना दे पाया तो मैं जो है ज़रूर आपको आफ्टर सेशन जो है इसके ऊपर कर दूंगा, ठीक है। कोशिश करें इन चीज़ों को सीखने की और पॉजिटिव रहें, ठीक है। इंशाल्लाह हमने जो है बहुत सारी ऑलरेडी अच्छी चीज़ें की हैं पाकिस्तान में, और होपफुली पॉजिटिव मज़ीद चीज़ें भी करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई एम पॉजिटिव, वी आर पॉजिटिव, और दावा एज ए मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर, अच्छे कस्टमर्स को कभी भी पीछे नहीं रहने देता। हम सबको एक प्लेटफॉर्म देते हैं सीखने का भी, और उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का भी मौका देते हैं, ठीक है। ताकि जो है हम जो है ट्रेडिशनल चीज़ों से निकलें, जो चीज़ें मार्केट में ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं उनसे निकल के कुछ अच्छा करें, पॉजिटिव करें, इंटेलिजेंट करें, स्मार्ट करें, एफिशिएंट करें, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ज़रूर चीज़ों पे सोचिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग जो है इन चीज़ों से सीखेंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि हर चीज़ की बारीकी को समझें, नॉलेज शेयर करें दूसरों के साथ। अच्छा, अब एक और लास्ट बात है, उसके बाद मैं ये सवाल एक आया है कोई इमरान अरैन साहिब का, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, हमेशा याद रखें पाकिस्तान में एक बहुत गंदा अलमिया है कि जो है हम लोगों को सिखाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं और वो भाग जाते हैं। हमेशा याद रखें, पॉजिटिव रहें, इन चीज़ों से ना घबराएं। बिजनेस बंद नहीं होते किसी के आने या जाने से। उनको प्लेटफॉर्म दें, वो आपको छोड़ के ना जाए, उनसे इतना उनस करें, अपनी टीम से लगाव रखें, अपने उनको इतना सपोर्ट करें, वो क्यों छोड़ के जाएगा। सिर्फ ओनली चीज़ इज़ एवरीवन इज लुकिंग फॉर बेटर, ठीक है। आप किसी को जो है छोड़ ऐसे नहीं छोड़ेगा कोई आपको, ठीक है। वो हमेशा एक अंग्रेजी की एक वो कहावत है ना
कि पीपल नेवर लीव कंपनीज, दे लीव देयर बॉसेस। तो उनसे अगर आप मोहब्बत करेंगे, उनसे करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देंगे सीखने का, आगे आने का, तो कोई नहीं छोड़ेगा। और अगर छोड़ के भी जाता है तो वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंस्टॉलर्स हैं, जो सीख के भाग जाते हैं, उसका हमें कोई नहीं इतराज़। आप प्रॉपर चैनल से जाएं, बता के जाएं कि जी सर मैं जो है ना अगले महीने नहीं आ रहा, ठीक है। और जो है आप पॉजिटिव, खुदा के लिए पॉजिटिव चीज़ें करें, लोगों के लिए पॉजिटिव नीयत रखें। नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को कामयाबियाँ भी अता करेगा, और आप लोग जो है उसमें अच्छा, कल को वो कहीं पर आपको मिलेगा ना, तो वो कहेगा कि दिस इज़ द गाय यार, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा हूँ, ठीक है। ये ना हो कि वो कल आपको देखे और नजरें चुराए कि यार 2 महीने की सैलरी इसने रोक ली थी मेरी, ठीक है। तो उनको रवाना करें, रुखसत करें, खुश होके करें। अगर कोई आपको छोड़ के जाना भी चाहता है तो उसको ये नहीं है कि आप, हाँ उनसे बात करें, उनसे उनके मसले डिस्कस करें। अगर आप कुछ कर सकते हैं उस कैपेसिटी को तो उसको बेहतर करें, इशूज़ को रिजॉल्व करें उनके, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव रहें, इस नीयत से ना घबराएं कि मैं इसको अगर सिखाऊंगा तो जो है ये भाग जाएगा और कहीं और अच्छा कर देगा। कंपनियां बंद नहीं होती किसी के आने जाने से। किसी की पॉजिटिव चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको दुआएं भी मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं सवाल की तरफ दोबारा से आता हूँ। अगर मैं अच्छा, सिस्टम या लैपटॉप पे चलाने के लिए हमारी एक फ्री एप्लीकेशन है स्मार्ट पीएसएस, धावा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और अगर आप धावा की वेबसाइट पे जाएं, इंटरनेशनल वेबसाइट dhavasecurity.com पे, डाउनलोड सपोर्ट का एक बटन आ रहा होगा ऊपर टैब्स में, सपोर्ट के ऊपर डाउनलोड्स में जो है स्मार्ट पीएस एप्लीकेशंस में स्मार्ट पीएसएस जो है ना आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा, अपडेट एंड वी आर नॉट शो ऑल कैम चैनल प्रीव्यू। अच्छा, मुझे जो है ना ये आजम साहब ने कोई क्वेश्चन पूछा लेकिन क्लियर नहीं है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे स्टिल नॉट क्लियर कि जो है ना अपडेटेड एनवीआर में जो है चैनल जीरो, अच्छा चैनल जीरो प्रीव्यू इनकोडिंग में। अच्छा हाँ, ये जो है ना नया फर्मवेयर में हमने सेटिंग थोड़ी सी रिवाइज की है, तो ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आप मुझे स्पेसिफिक बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह उसकी जो है ना पिक्चर भी पोस्ट कर दूंगा फेसबुक के उसके अंदर, जो हमारे नए उसमें अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं आपसे पिक्चर इसकी ज़रूर शेयर कर लूँगा, ठीक है। डीडीएनएस अभी बंद नहीं किया हमने, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अब P2P आ गया तो आपको स्टेटिक आईपी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो भी चल रहा है उसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो डीडीएनएस पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। P2P धावा का इसीलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, ताकि जो है आप सस्ते में ऑनलाइन कर लें। अच्छा, प्राइस के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा जुनैद अरशद साहब। प्राइसिंग जो है हमारी जो है कमर्शियल टीम देखती है, सेल्स टीम देखती है, और डिस्ट्रीब्यूटर की एक पूरी पैनल टीम होती है, ठीक है। अच्छा, रजा अली ने पूछा है वाई द एनवीआर हैविंग 2 एनआईसी पोर्ट। 2 एनआईसी पोर्ट के बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। 2 एनआईसी पोर्ट्स में आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपका इंटरनेट का एक नेटवर्क है और एक जो है दूसरा नेटवर्क है लोकल नेटवर्क, तो उस दोनों को मर्ज कर सकते हैं। और ये भी सेटिंग कर सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस बना सकते हैं कि आपके 2 आईपीज होंगे, 2 नेटवर्क होंगे, ठीक है। एक नेटवर्क अगर डाउन हो जाए तो दूसरा पोर्ट ऑटोमेटिकली अप हो जाए, ठीक है। दोनों को मर्ज कर सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग आईपी भी आप दे सकते हैं, मल्टीपल। अगर आपके हाफ कैमरास किसी और नेटवर्क में, हाफ किसी और नेटवर्क में, तो वो दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को एनवीआर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हैं इस चीज़ के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। हमारे पास 2 मज़ीद मिनट हैं और 2 मिनट के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और उम्मीद है कि आज का लंबा चौड़ा सेशन हो गया वैसे, लेकिन उम्मीद है कि पॉजिटिव हुआ होगा और आप लोगों को इससे सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली होंगी। सेशन के बाद आपने एक काम ज़रूर करना है, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के सेशन के हवाले से। नेक्स्ट किस बारे में हमें बात करनी चाहिए, किन टॉपिक्स पे लेक्चर हो अगले वीक में, उसके बारे में बता सकते हैं। तो कोई अगर इशू कॉमनली आ रहा हो आपको, वो भी आप मुझे फीडबैक भेज सकते हैं, ताकि जो है ना हम उसको रिजॉल्व करें और जो है ना अपने सिस्टम को जो है एफिशिएंट बनाए लोगों के लिए, अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाए अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एंड यूज़र्स को ईजी दें, ईज प्रोवाइड करें, ताकि जो है ना कोई कंप्लेक्शन ना हो सिस्टम में। जितना ईजी रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों का, उतना फ़ायदा होगा आपको भी, आपके कस्टमर्स को भी, ठीक है, आपके इंस्टॉलर्स को भी, ठीक है। अच्छा जी, चलिए माशाल्लाह आज का सेशन उम्मीद है कि जो है ना आप लोगों के लिए पॉजिटिव हुआ होगा। तो दुआ में याद रखिएगा हमेशा।
और मैं कोशिश करूंगा पॉजिटिव चीज़ें जितनी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए करता रहूँ इन फ्यूचर भी, ठीक है। वीडियोस भी बना रहे हैं यूट्यूब पे। हमारा जो चैनल है वो है धावा टेक्निकल इंजीनियर। अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं मैं जब एंड सेशन करूंगा तो आपको ज़रूर जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप जो है ना सेशन दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप रिकॉर्डिंग में भी इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे आज के सेशन को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है। पहले होती थी, लेकिन जो है ना 2019 के जो लास्ट वर्जन है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल नया सेशन नहीं है तो मैं जो है ना कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अपने कमेंट को। इस नया जो एप्लीकेशन है मोबाइल वाली भी, और जो आपकी जो धावा की जो स्मार्ट पीएसएस का जो सबसे लेटेस्ट और ऑप्टिमाइज वर्जन होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा अपनी गूगल ड्राइव से। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और आप मजे करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज उबैद साइनिंग ऑफ, और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द मजीद सेशंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि हाथ 20 सेकंड के लिए धोने हैं और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे सेफ, स्टे होम।